दोस्तों, आज मैं आपके लिए जंगल की कुछ खौफनाक कहानियां लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले कि हम इन कहानियों की तरफ बढ़े, आप राज वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें ताकि सबसे यूनिक हॉरर स्टोरीज आपको सबसे पहले मिल सके। ये बात उस समय की है जब मैं नया नया ही पार्क रेंजर बना था। मेरी ड्यूटी एक ऐसी जगह पर लगी थी जो कॉलेज के बच्चों के बीच काफी पॉपुलर स्पॉट था। जिस जगह पगडंडी के पास मेरी ड्यूटी होती थी वो मेन कैंप से करीब 30 या 40 मील की पैदल दूरी पर थी। फ्राइडे से संडे तक यहाँ काफी भीड़ होती थी। कई सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ घूमने आते थे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो शराब पीने यहाँ आते थे और कई बार वो लड़ाइयाँ भी करने लगते थे, लेकिन ज्यादातर समय सब कुछ ठीक ही रहता था। हालांकि इस पगडंडी के आसपास ज्यादातर समय कोई ना कोई दिखाई ही देता था, लेकिन सैटरडे मॉर्निंग सबसे शांत समय होता था क्योंकि इस वक्त सभी स्टूडेंट सोए हुए होते थे। हफ्ते के इस समय यहाँ कोई नहीं होता था। हाँ, कभी कभी बुजुर्ग लोग दिखाई देते थे जो मॉर्निंग वॉक के लिए इस पगडंडी पर निकलते थे। मैंने इस समय कभी भी कॉलेज स्टूडेंट्स को इस जगह नहीं देखा था, इसलिए उस समय जब मैंने एक लड़की को उस पगडंडी पर चलती हुई देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा। वो मेरे आगे चल रही थी और आसपास कोई नहीं था। पीछे से उसकी वेशभूषा ऐसी लग रही थी मानो वो फ्राइडे नाइट पार्टी करने यहाँ आई थी। वो काफी धीमे धीमे चल रही थी, ऐसे मानो सोच रही हो कि उसने यहाँ जंगल में आकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। ऐसा कई सारे नौसिखिए हाइकर्स के साथ होता है। वो जंगल को कम आंक कर यहाँ आते हैं और उनकी तैयारी पूरी नहीं होती, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो इतनी धीमे चल रही थी कि मुझे अब लगने लगा था शायद वो अब तक कल रात के नशे में ही है। वो कुछ दूर चलकर एक तरफ को लड़खड़ाने लगती थी, जिससे मुझे और ज्यादा चिंता होने लगी थी और मैं तेज कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ गया। अब मैंने उसके कपड़ों को नजदीक से देखा तो उन पर मिट्टी लगी हुई थी, मानो उसने रात मिट्टी में सोकर गुजारी हो। वो पसीने से भी बुरी तरह भीगी हुई नजर आ रही थी। उसके बाल भी भीगे हुए और बिखरे हुए थे। वो काफी बुरी हालत में लग रही थी। जब मैं उससे करीब 10 फीट की दूरी पर पहुंचा, उसने तब भी मुझे नोटिस नहीं किया था। वो अपनी ही दुनिया में आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा अगर मैं सीधे उसके पास जाता हूं तो शायद वो डर जाए, इसलिए मैंने पीछे से ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की सोची और मैंने कहा, गुड मॉर्निंग। जैसे ही मैंने ये कहा वो पीछे मुड़ी और उसे देखकर मैं डर के मारे कई कदम पीछे हट गया। उस लड़की की आंख के ऊपर गहरा घाव था। उसकी आंखों के आसपास खून जम गया था और वो इतनी ज्यादा सूज गई थी कि मुझे नहीं लगता कि उससे उसे कुछ दिखाई भी दे रहा था। किसी ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा था मानो वो उसकी जान ही लेना चाहता हो। वो ऐसी हालत में चल रही थी जो किसी अजूबे से कम नहीं थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो नीचे धड़ाम से बैठ गई और पानी पानी बड़बड़ाने लगी। मैं जल्दी से पानी लेकर आया और हेडक्वार्टर में रेडियो के जरिए मदद के लिए कॉल भी लगा दिया। जैसे ही मैं पानी देने उसकी ओर गया, एक तेज गंध मेरी नाक में घुसी। यह पेट्रोल की गंध थी। वो लड़की पसीने में नहीं बल्कि पेट्रोल में नहाए हुई थी। मैंने उससे पूछा भी था कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। वो बस पानी के घूंट पिए जा रही थी। वो दूर जंगल में देखने लगी थी, जैसे जो कुछ भी था वहां उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उस पर यकीन नहीं कर पा रही हो। बेहोश होने से पहले उसने कहा था, मेरे दोस्त। इससे मैं और ज्यादा घबरा गया था। मुझे लगा शायद कुछ और बच्चे भी हैं जो इसी जंगल में हैं, जिन्हें शायद मदद की जरूरत हो। थोड़ी ही देर बाद उसे एटीवे से वहां से ले जाया गया और मेन रोड पर उसे एम्बुलेंस में डाला गया और तब तक उसकी सांसें चल रही थी। जहां उस लड़की को अस्पताल में ले जाया जा रहा था, वहीं मैं और दूसरे पार्क रेंजर्स मिलकर जंगल में दूसरे बच्चों को ढूंढने में लग गए, लेकिन हमें जंगल में कोई भी इंसान नहीं मिला। उसकी बजाय हमें एक कैंप साइट मिली जहां आसपास बियर की खाली बोतलें पड़ी हुई थी,
लेकिन यहाँ पेट्रोल की तेज गंध आ रही थी। उस लड़की को जिसने भी जिंदा जलाने की कोशिश की थी वो यहीं की गई थी। इसके बाद हमें हफ्तों तक इस केस के बारे में कोई खबर नहीं मिली, लेकिन फिर एक दिन रेडियो से हमें पूरी बात का पता चला। दरअसल ये लड़की अपनी कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी करने के लिए आई हुई थी। तभी उसका झगड़ा किसी दूसरी लड़की के साथ हो गया और फिर कुछ लड़कियों ने मिलकर उसे खूब पीटा और उस पर पेट्रोल भी छिड़क दिया। वो उसे जिंदा जलाना चाहती थी, लेकिन उनका लाइटर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो आग से जलती लकड़ी लेने वहाँ से थोड़ी दूर चली गई। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो लड़की वहाँ से भाग गई थी और जंगल में जाकर छिप गई थी। अब मुझे समझ आया कि आखिर वो मेरे दोस्त क्यों कह रही थी, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने ही दोस्त उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। जिन लड़कियों ने यह सब किया था उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था और सभी को कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। उनमें से कुछ को काफ़ी लंबी सज़ा भी हुई थी। इस केस का पब्लिक ट्रायल हुआ था, इसलिए जब भी इस केस के बारे में कोई भी खबर आती थी तो हम सब रेडियो से चिपक कर बैठ जाया करते थे और ख़बरों को सुनते रहते थे। जंगल में कई सारी कठिनाइयाँ और वहशी दरिंदे बसते हैं, लेकिन इंसान उन सब से ऊपर है। मैं कई सालों से ब्रिटिश नेशनल ट्रस्ट में फॉरेस्ट रेंजर हूँ। ये ट्रस्ट कई सारी पुरातात्विक इमारतों और जंगलों का संरक्षण के लिए है। मैं आयरलैंड में पला बड़ा हूँ और किस्मत से मेरी पोस्टिंग भी इसी जगह पर हुई है। यहाँ कई सारे बड़े बड़े पहाड़ और चारों ओर जंगल फैला हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ इस इलाके में पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे इस इलाके की अच्छी मालूमात है। इसलिए अक्सर दूसरे रेंजर साथी मुझे कई बार इस इलाके के बारे में पूछने और मेरी एक्सपर्ट राय लेने आया करते थे। एक दिन की बात है कि मुझे मेरी एक महिला साथी फॉरेस्ट रेंजर से कॉल आया। उसने मुझे बताया कि उसके पास एक कैंपर आया हुआ है जो काफ़ी डरा हुआ लग रहा है। कैंपर ने बताया कि जब वो सुबह जागा तो उसे अपने टेंट के आसपास कई सारी भेड़ों की लाशें मिली। ये सुनकर पहले मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि भेड़ें बहुत बेवकूफ़ जानवर होती है और उनके मरने की कई सारी वजह हो सकती है। मेरी साथी ने मुझे कॉल इसलिए लगाया था क्योंकि मैं उसका टेंट काफ़ी जल्दी ढूंढ सकता था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों वो कैंपर खुद मेरी साथी को अपने कैंप पर नहीं ले गया। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मेरी साथी ने बताया, ऐसा नहीं है कि वो कैंप पर नहीं जा सकता, बल्कि वो वहाँ जाना नहीं चाहता है। वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा है। इस बात ने मेरी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। मैं जानता था कि कुछ मुर्दा भेड़ों को सुबह सुबह देखना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आखिर कितनी मुर्दा भेड़ों की ज़रूरत है जो एक अच्छे खासे आदमी को डरा दे। उसकी आवाज़ से साफ जाहिर था कि वो कोई कॉलेज का बच्चा नहीं है, बल्कि वो उम्र में शायद मुझसे भी ज़्यादा बड़ा था। तो आखिर उसने कितनी भेड़ें मरी हुई देखी थी जो वो इतना डर गया था कि वापस अपना सामान लेने भी नहीं जाना चाहता था। खैर, मैं उसके कैंप को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने अपना कैंप भी बड़े ही अलग थलग इलाके में लगाया था जहां ज़्यादातर लोग कैंप नहीं लगाते हैं। वो कैंप ऐसी जगह पर था कि वो एग्जैक्टली मुझे नहीं बता सकता था कि वो कहाँ है। उसने बस कुछ पगडंडियों और आसपास की कुछ निशानों के बारे में बताया था। मैं जब उस पगडंडी पर पहुंचा जहां का पता उस आदमी ने मुझे बताया था, वहां पर कई सारे और रास्ते भी जाते थे और इसलिए अगर मैं ऐसे ही ढूंढता रहता तो इसमें मुझे हफ्तों लग सकते थे। इसलिए मैंने अपने साथी को फ़ोन लगाया और कहा कि उससे और इन्फॉर्मेशन निकाले। इस समय पर वो आदमी हमारे फॉरेस्ट कैंप पर था। मैंने उसे ये भी पूछने को कहा कि आखिर उसने कितनी भेड़ें अपने कैंप के पास मरी हुई देखी थी। उसने कहा कि वो नहीं जानता, वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा था। उसने कहा कि वो सब बिखरा हुआ था और अगर मैं वहाँ इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ तो मुझे गन लेकर जाना चाहिए। लेकिन मेरी कोवर्कर ने मुझे ऐसा ना करने की सलाह दी। यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट रेंजर बिना किसी हथियार के ही जंगल में पहरा देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें उनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन जंगलों में ऐसा कोई बड़ा जानवर नहीं है जिससे किसी वयस्क आदमी को खतरा हो।
तो उस आदमी का ऐसे कहना कि मुझे गन लेकर जाना चाहिए था, मुझे बस उसका पागलपन ही लगा। मैंने उससे अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने के लिए कहा कि वो बताए कि आखिर उसने कैंप कहाँ लगाया था। काफी देर तक उसने ऐसी जानकारी दी जो किसी काम की नहीं थी। फिर उसने कहा कि वो एक बड़े से पानी के तालाब के पास से गुजर रहा था जो सी शेप में था। इस इलाके में एक ही बड़ा तालाब है जो सी शेप का था, जिसे स्पिल्गो डैम कहते हैं। उसने बताया कि उसने उस तालाब के करीब 10 मिनट की दूरी पर कैंप लगाया था। इस नई जानकारी से मुझे इलाके का अंदाजा हो गया था जहां उसका कैंप हो सकता था। कुछ देर इधर उधर भटकते हुए आखिरकार मुझे पेड़ों के बीच से उसका लाल रंग का टेंट दिखाई दिया। उस आदमी ने टेंट पेड़ों के बीच लगाया था, जिसकी वजह से मैं वहां नीचे पड़ी भेड़ों की लाशों को नहीं देख सकता था। आखिरकार पेड़ों को फलांगते हुए मैं उस टेंट के पास पहुंच गया और मेरे सामने वो मंजर था जिसने कैंपर को बदहवास कर दिया था। मैं आपको सही बताऊं तो मैं भी उसे देखकर डर गया था। अब मुझे समझ आया था कि वो आदमी लाशों की सही गिनती क्यों नहीं बता पा रहा था। दरअसल यहाँ चारों ओर लाशें टुकड़ों में बटी हुई थी। कहीं भेड़ों के बाल थे तो कहीं हड्डियां और कहीं खोपड़ियां। इन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था कि आखिर कितनी भेड़ों के अवशेष यहाँ पर है। मैंने ऐसा कुछ मेरी जिंदगी में नहीं देखा था। उन भेड़ों को गिनने के लिए मैंने उनके सरों की गिनती की, या फिर यूं कहिए कि उनकी खोपड़ी में जो कुछ भी बचा था उसकी गिनती की, तो पाया कि वो 4 भेड़ें थी। अब मैं समझ सकता था कि वो इतना ज्यादा क्यों डर गया था। सुबह सुबह अगर कोई ऐसा मंजर देखता तो उसका डरना स्वाभाविक था। हालांकि मैं काफ़ी सख्त जान हूँ, लेकिन इस मंजर ने मुझे भी हिलाकर रख दिया था। मैंने अपने दूसरे कलीग को फ़ोन लगाया और उससे कहा कि कैंप कहाँ पर है और ये भी कि वो इस इलाके को सील कर दे। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी अजीब है कि सिर्फ कुछ भेड़ों के मरने पर मैंने पूरे एरिया को सील कर दिया था, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो हमें ऐसा करना पड़ता है ताकि सारे सबूतों को सुरक्षित रखा जा सके। जब मेरे दूसरे साथी उस जगह पर आ गए तो मैंने कैंप पर जाकर उस आदमी से बात करने की सोची। जब मैं वहां पहुंचा तो वो अब भी डरा हुआ था। मेरी कलीग जेन ने उसे पहले ही 3-4 कप चाय पिला दी थी और फिर वो मेरे लिए भी चाय लेकर आई थी। मैंने उससे कई सारे सवाल किए, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। मुझे उम्मीद थी कि हम सीन को इन्वेस्टिगेट करके खुद ही पता लगा लेंगे कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आखिर वो रात को क्यों नहीं जागा था। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने ये कहा कि उसका मानना है कि किसी ने वार्निंग देने के लिए उन अवशेषों को उसके कैंप के पास फेंका था। मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ आते हुए उसका किसी से झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मैं इस हादसे के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन यह आदमी कोई काम की जानकारी नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने दूसरे काम पर फोकस किया। वो ये था कि उस किसान को ढूंढना जिसकी भेड़ें गायब हो। ऐसा मुमकिन था कि भेड़ें किसी तरह से अपने फार्म से निकलकर जंगल में चली गई हो और वहां पर कुत्तों ने या फिर लोमड़ियों ने झुंड में उन पर हमला किया हो। थोड़ी बहुत आसपास में पूछताछ के बाद मैं एक फार्म पर पहुंचा, जिसके मालिक ने बताया कि उसकी 4 भेड़ें रात से गायब थी। उस आदमी ने मुझसे निवेदन किया कि मैं फेंस को चेक करके बताऊं कि आखिर भेड़ें कहां से भाग रही है। हालांकि मैं इस काम में एक्सपर्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पूरे फार्म का चक्कर लगाया और ये फेंसेस किले की दीवारों की तरह मजबूत थी। यहाँ से मेमने का भी बाहर निकल पाना मुश्किल था। फिर मुझे किसान ने बताया कि पहले भी कई बार उसकी 1-1, 2-2 भेड़ें टाइम टू टाइम गायब होती आई है। उसने पुलिस में भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन गुमशुदा भेड़ों को ढूंढना पुलिस की प्रायोरिटी में नहीं था। उस किसान को शक था कि कोई भेड़ों को चोरी करके वहां से ले जा रहा था। इस केस ने मुझे बहुत उत्सुक किया था और मैं इस केस को सॉल्व होते हुए देखना चाहता था, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। आला अफसरों ने यह मान लिया था कि लोमड़ियों ने इन भेड़ों पर हमला किया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था जो इस बात को साबित करता हो। जिस तरह से उन भेड़ों के टुकड़े कर दिए गए थे, जहां कई सारी हड्डियां तक गायब थी, ये किसी लोमड़ी का काम नहीं हो सकता था। वो खौफनाक मंजर अब भी मेरी नज़रों के सामने आता है और कई बार
मैं नींद से जाग जाता हूँ, लेकिन उन भेड़ों की मौत का रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वो जो कोई भी था जिसने उन भेड़ों को मारा था, वो अब भी इंसानों की नजरों से दूर उन जंगलों में घूम रहा है। मेरा नाम रिडीम है और मैं स्लोवाकिया में रेंजर हूँ। मैं आपको आज ऐसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जो यहाँ स्लोवाकिया में काफ़ी समय से होती आ रही है। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी सुनाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि स्लोवाकिया देश यूरोप में है। यहाँ सबसे बड़ा पहाड़ कैरापेथियन माउंटेन है। इसी पर्वत श्रृंखला में एक हिस्सा है जिसे ट्राइबेज कहते हैं। ट्राइबेज के पहाड़ काफ़ी छोटे हैं। यहाँ मौसम भी सामान्य ही रहता है। यहाँ टोर्नेडो, भूस्खलन जैसी आपदाएं भी देखने को नहीं मिलती है। ये एक शांत जगह है। बावजूद इन सब के ये नॉर्मल जगह बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ट्राइबेज एक खौफनाक जगह है। ट्राइबेज में ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है जो गायब हो गए और जिनकी लाश भी कभी नहीं मिली। इनमें से कई सारी गुमशुदगियों को एक्सीडेंट कहकर समझाया जा सकता है, जहां जंगली जानवरों ने हमला किया था और शायद जानवरों ने उन्हें सफाचट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी लाशें भी कभी नहीं मिल पाई। लेकिन कुछ ऐसी केसेस भी हुई है जहां विक्टिम्स के साथ क्या हुआ था ये समझ पाना बिल्कुल मुश्किल है। ट्राइबेज की ये गुमशुदगियां यहाँ एक मीम या अर्बन लेजेंड बन गई है, ठीक उसी तरह जैसे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है। ये गुमशुदगियां हालांकि सच्ची घटनाएं हैं, लेकिन जब तक ये किसी अपने के साथ नहीं होता, लोग इसका मजाक ही बनाते हैं। मैंने ऐसे केसेस की एक फहरिस्त बनाई है और इस पर मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ। यहाँ गुमशुदगियों का सिलसिला सालों से जारी है। साल 1929 में मिस्टर सैमसेली नाम का एक शख्स था जो गायब हो गया था। मिस्टर सैमसेली ने एक पड़ोसी को बताया था कि वो वॉक पर जा रहा है, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। उस समय भारी बर्फबारी हो रही थी, इसलिए खोजबीन सही से नहीं की गई, जिसकी वजह से आगे जाकर जब उसकी महीनों बाद खोजबीन की गई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मिस्टर सैमसेली का कोई निशान नहीं था, ना ही उसकी डेड बॉडी कभी मिली। कुछ लोगों का मानना था कि उसने आत्महत्या की थी। उसकी ना कोई पार्टनर थी, ना ही परिवार, वो अकेला ही रहता था। लेकिन ये बात सबने मानी थी कि उसकी डेड बॉडी भी ना मिलना काफ़ी अजीब था। ऐसी ही एक घटना 1929 में वॉल्टर फिशर के साथ हुई थी। वॉल्टर एक छोटे शहर के जूते बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उस जगह पर वॉल्टर हफ्ते के 6 दिन काम करता था। संडे को वो अपने परिवार और बच्चों से मिलने गांव जाया करता था। जनवरी 1939 के एक संडे के दिन किसी वजह से उसने ये तय किया कि वो अपने परिवार से मिलने नहीं जाएगा, बल्कि वो ट्राइबेज के जंगलों में हाइकिंग के लिए जाएगा। वॉल्टर के एक सहकर्मी के मुताबिक वो चेरनी हेरेड नाम की एक जगह पर जाना चाहता था। इस शब्द के मानी स्लोवाकियन भाषा में है काला किला। दरअसल ये सैकड़ों साल पुराना टूटा फूटा किला है। कभी कभार कुछ सैलानी उस जगह पर जाते थे, लेकिन वो कोई पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं थी। अजीब बात यह है कि जहां वॉल्टर काम किया करता था, उस जगह से वो किला 25 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसका मतलब यह है कि वॉल्टर अगर वहां से जाकर वापस आना चाहता था तो उसे कुल मिलाकर 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, और वो भी पैदल। मुझे नहीं पता कि काम करने वाला आदमी अपनी छुट्टी के दिन ऐसा क्यों करेगा, वो भी तब जब उसे अगले दिन ही फिर से काम पर लौटना था। साथ ही सर्दियों के इन दिनों वहां बर्फ की वजह से चलना बहुत मुश्किल होता था। कुछ समय बाद उसकी वाइफ ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की और महीनों तक वो लापता ही रहा। फिर उसी साल मई में अचानक वॉल्टर फिशर जिंदा मिला। कोई नहीं जानता था कि वो इतने समय कहाँ था या उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन ये बात साफ थी कि उसकी गुमशुदगी के उन दिनों उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। जब वो मिला वो एक मैदान में था। ये जगह उसकी फैक्ट्री से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। वो ट्राइबेज पहाड़ की दूसरी तरफ मिला था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बेहोश था। कुछ लोगों के मुताबिक वो घायल हालत में मिला था। कुछ का कहना था कि उसके जिस्म पर कटने या फिर जलने के निशान थे।
उसे बाद में अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर वो काफी लंबे समय तक रहा था। जब वॉल्टर की तबीयत में सुधार आया तब उसने बताया कि उसे याद नहीं है कि आखिर उन दिनों उसके साथ क्या हुआ था या वो इतने लंबे समय तक आखिर कहाँ था। वॉल्टर तो अपने हालात के बारे में सही से नहीं बता पाया था, लेकिन उसे लेकर कई सारी थ्योरीज है, जिनमें से कुछ यकीन करने लायक है तो कई बेसरों पैर थ्योरीज भी है। ये विश्व युद्ध का समय था, इसलिए कई लोगों ने यह कहा था कि वॉल्टर एक जासूस था और उसे टॉर्चर किया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि वो किसी पोर्टल से दूसरे डायमेंशन में चला गया था। एलियंस और यूएफओस के बारे में भी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता, इसलिए मैं उनके बारे में यहाँ पर बात नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता कि वॉल्टर के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन मुझे यकीन है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको जंगल की ये सच्ची कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में देते रहे। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।